तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? एक बार बोल दीजिए अगर आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है आपके कानों तक। तो एक बार आप लोग स्माइल और थम्स अप कर दीजिए ताकि हम भी स्माइल के साथ इस क्लास को स्टार्ट कर सकें। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शेयर भी कर दिया करें भाई सभी लोग, ठीक है। चलिए आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के स्टेट पेपर में हम लोग पढ़ने वाले हैं लेखक और उनकी रचनाएं, जो कि आपके सिलेबस में आपका दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं कि आप लोग कितनी तैयारी किए हैं आपके हिंदी साहित्य में। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? चलिए पहले का जवाब देना है कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा आपका रचित किया गया है। कि गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है, यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन बी। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, जटमल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जटमल के द्वारा आपका यहाँ पर रचित है। और याद रखिएगा गोरा बादल चित्तौड़, है ना, गोरा बादल चित्तौड़ मेवाड़ के महान योद्धा थे। गोरा बादल दोनों चाचा भतीजे थे। जालौन के चौहान वंश से इनका संबंध था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? तो चलिए इसका भी जवाब देना है। नए लोगों को यहाँ पर वेलकम है, अभिनंदन है, ठीक है। और पुराने लोगों को और भी ज्यादा अभिनंदन है ना। तो चलिए बताइएगा टू का जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया नागार्जुन को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला किस भाषा में? तो आपकी मैथिली भाषा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका जवाब राइट यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं 1968 में हिंदी मैथिली रचना पत्रहीन नग्न छा के लिए, क्या पत्रहीन नग्न छा के लिए नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर इस प्रकार से लिया है। नहीं तो एक एक क्वेश्चन ले लेते और आपको यहाँ पर आंसर टिक करने में या किसी स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत होती है। इसलिए जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया है परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? लाइक से भी कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर 3 का जवाब आ रहा है। यहाँ पर आपका नरपतनाल, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं जगनिक। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? डी, आपकी जगनिक के द्वारा। किसके द्वारा? ये जगनिक की कृति है। और इसे और कौन सा नाम से जानते हैं भाई, ये बताइए, हम नहीं बताएंगे। बताइए कि यहाँ पर परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है? परमाल रासो को और किस नाम से जाना जाता है? देखते हैं इस प्रश्न का जवाब कौन कौन दे सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर बताया है कि परमाल रासो का एक अन्य नाम क्या है। तो चलिए यहाँ पर आपका पॉइंट आपका आ गया आहला खंड। क्या? वेरी गुड, जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका आहला खंड। तो देखते हैं इस प्रश्न का यहाँ पर आंसर डी आपका हो जाएगा। और इसे आहला खंड के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आपके हाई स्कूल से लेके इंटर तक देश के हर कोने कोने क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रासो आहला खंड के नाम से जाना जाता है? तो चलिए क्वेश्चन जो हमने पूछा वही क्वेश्चन यहाँ पर देखो आ चुका है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ गया है सी नंबर, परमाल रासो आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि आदिकाल की रचना है। यहाँ पर बताइएगा कि आदिकाल की कौन सी रचना है, आदिकाल की कौन सी रचना है। तो चलिए प्यारे प्यारे कमेंट को हम देखते हैं और निगेटिव कमेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, उनको नहीं देखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग करिएगा कि निगेटिव कमेंट को आप लोग इग्नोर करते रहिएगा, ठीक है। चलिए बताइए आदिकाल की रचना कौन सी है? 5 का जवाब दीजिएगा। तो 5 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? खुमार रासो। क्या ऑप्शन बनेगा? डी, आपकी खुमार रासो ये आपके आदिकाल की रचना है। और इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार है आपके दलपति विजय थे, ठीक है। क्या थे? दलपति विजय थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं आगे दुनिया कैसी है। बीजक किसकी रचना है? मतलब अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर इजी क्वेश्चन है कि बीजक किसकी रचना है 6 नंबर में। तो चलिए बताइएगा बीजक किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी, आपके कबीर दास की है। तो जवाब आपका सी हो जाएगा, कबीर दास की है। और देखा जाए तो बीजक कबीर की रचनाओं का संग्रह है। संग्रह मतलब ये होता है इसमें और भी आपकी रचनाएं होंगी, जैसे साखी, शबद, रमैनी, ये इसी की आपके क्या है? तो संग्रह है। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है विनय पत्रिका किस भाषा की है? चलिए बताइएगा विनय पत्रिका की भाषा जो है वो आपकी कौन सी है? चलिए अवधी है, खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, या यहाँ पर आपका अपभ्रंश दिया गया है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। तो कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका ब्रजभाषा, मतलब आपने बिल्कुल सही चुना है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रजभाषा है। विनय पत्रिका कैसी है? आपके ब्रजभाषा की है ना, जो कि आपकी किसके द्वारा है? तो कि गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित है आपकी है, जो आपकी ब्रजभाषा में है ना। इसमें स्वामी की सेवा में करुणा तनय शब्दों में अपनी दीनता का एक भगवान के समक्ष प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है जयसी द्वारा रचित पद्मावत निम्नलिखित में से क्या है?
देख सकते हैं जयसी ने रचित किया है पद्मावत। ये पद्मावत है क्या? तो हमने आपको बताया है, ऐसा नहीं कि पहली बार आप पढ़ रहे हैं, बहुत बार पढ़े हैं। हमने हिंदी के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रखा है और हिंदी के लिए हमने बताया भी बेस्ट चैनल है, हर प्रकार की क्लासें आपको दी जा रही हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समासोक्ति, है ना। ये जयसी द्वारा रचित पद्मावत है, ये क्या है? तो आपका समासोक्ति है। ठीक है, क्या है? समासोक्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपका जवाब यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन बी। तो देखिए आपका जवाब हो जाएगा, ये आपके अवधी भाषा में लिखा गया है। कैसा? आपकी अवधी भाषा में लिखा गया है और इसकी रचना मलिक मोहम्मद जयसी द्वारा की गई थी, आपके 1540 ईस्वी में की गई थी और अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन तथा सिंघल की राजकुमारी पद्मावती के विवाह एवं विवाह के बाद के जीवन का चित्रण आपको इसी में मिलेगा आपके पद्मावत में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराज की उपाधि दी थी? चलिए, शाहजहां ने किस कवि को महाकवि की पदवी दी थी? तो यहाँ पर 10 का जवाब देना है। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुंदर, है ना। कवि सुंदर को दिया, इसका राइट आंसर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। सुंदर कौन थे? तो सुंदर ग्वालियर के ब्राह्मण थे और शाहजहां के दरबार में कविता सुनाया करते थे। उन्हें शाहजहां ने पहले कविराज की और बाद में महाकविराज की पदवी भी दिया था। इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक रचना भी की थी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इन्होंने सुंदर श्रृंगार नामक नायिका भेद का एक ग्रंथ भी लिखा है और कवि सुंदर संत कवित सुंदरदास से भिन्न आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मृगावती किसकी रचना है? चलिए, मृगावती जो रचना है वो किसकी है? चलिए, क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, उस्मान, मंझन, कुतुबुन और आपकी जयसी। ऑप्शन आ रहा है सी नंबर, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, कुतुबुन इसका जवाब राइट हो जाएगा, कुतुबन हो जाएगा। ठीक है ना, कुतुबन आपका जवाब राइट हो जाएगा और इसकी रचना 909 हिजरी संवत में आपकी हुई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है और ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। हमने बता दिया है कि हर एक एग्जाम में हिंदी साहित्य होता है, टीजीटी पीजीटी का लेवल अलग होता है, यूपीडब्ल्यूएससी का लेवल अलग होता है। तो ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, यूपीडब्ल्यूएससी के बेहतरीन से बेहतरीन चुने हुए आपके चुनिंदा आपके क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन के रिवीजन जरूर करिएगा। तो चलिए यहाँ पर आपका 12 नंबर में आ रहा है, ऑप्शन आ गया है डी आपके यामा। अच्छा बताइए, यामा जो रचना है किसकी है? चलिए बताइएगा, यामा जो रचना है वो किसकी रचना है, जवाब दीजिएगा। तो महादेवी वर्मा, मतलब आपका जवाब क्या हो जाएगा डी। यामा आपके तुलसीदास की नहीं है, ये महादेवी वर्मा की है, महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की देखा जाए तो कुछ आपकी 4 और भी आपके हैं, निहार, नीरजा, रश्मि और सांदगीत, ये आपकी इनमें से संकलित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भक्तमाल के रचनाकार इनमें से कौन है? भक्तमाल की रचना आपसे पूछा गया है, भक्तमाल की जो रचना किया है वो किसने किया है? चलिए 13 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, भक्तमाल नाभादास। भक्तमाल नाभादास, क्या? भक्तमाल नाभादास ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर आपका जवाब हो जाएगा। और याद रखिए, भक्तकालीन कवियों में इनका जो स्थान है वो अग्रदास के शिष्य के रूप में आपका है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी क्यों प्रसिद्ध हुए थे? गागर में सागर भर दिया था, है ना। गागर में सागर भर दिया मतलब 713 दोहों का संग्रह इन्होंने किया था। इनकी जो एक अमर कृति है ना, बिहारी सतसई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा डी, दोहा है इनके। बिहारी जो प्रसिद्ध दोहे के लिए हैं और इनकी जो आपकी कृति हो आपकी बिहारी सतसई है, जिनमें 713 दोहों का संग्रह मिलता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से खंड काव्य है। यहाँ पर देखो, एक खंड काव्य होता है ना, एक महाकाव्य होता है। तो यहाँ पर पूछा है खंड काव्य इनमें से कौन है? तो खंड काव्य की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब, चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर और आपका डी नंबर, जबकि आपके सामने अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि निम्न से बताइए इसमें से कामायनी महाकाव्य, साकेत महाकाव्य, ये तो होता है। कामायनी महाकाव्य, साकेत महाकाव्य, ये तो होते हैं। पद्मावत महाकाव्य, तो ये तीनों तो महाकाव्य में आते हैं। तो आपका जवाब हो जाएगा 15 में ए नंबर। ये जो आपका पंचवटी है ये खंड काव्य है। हम आपको अच्छे तरीके से बताएंगे किसी दिन कि खंड काव्य कौन कौन होते हैं, महाकाव्य कौन कौन से होते हैं। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि मैथिली शरणगुप्त की यशोधरा जो आपकी है, ये आपकी है क्या? यशोधरा आपका है क्या? यशोधरा क्या है? ये पद्य काव्य है या चंपू काव्य है या कविता है या गद्य काव्य है? क्या है आपका? तो यहाँ पर आपका जवाब बनेगा ये आपका चंपू काव्य है। हमने आपको हिंदी साहित्य की क्लास में बताया था कि यशोधरा जो आपका है ये एक चंपू काव्य है। अब चंपू काव्य मतलब क्या होता है? जिसमें से गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसे चंपू काव्य कहा जाता है। जो उसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है उसे चंपू महाकाव्य कहा जाता है। याद रखिएगा, चंपू कहा जाता है ना। और हिंदी में मैथिली शरणगुप्त की रचना यशोधरा को चंपू काव्य माना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है, दुर्घटना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना, मतलब गलती हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया गया है कि वैदेही वनवास किसकी रचना है?
तो चलिए यहाँ पर बताइए वैदेही वनवास 17 नंबर में। चलिए बहुत ही प्यारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, उनका वेलकम है। इस चैनल पर जुड़े रहिएगा और ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा, ठीक है। माता पिता का नाम रोशन करिए, अपने पड़ोसी को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा भी दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर वैदेही वनवास किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनके और भी आपके यहाँ पर रचना है जिनका संग्रह आपको देखने को मिल रहा है कि चौखे चौपदे, सुबते चौबदे, रस कलश, प्रेम प्रपंच, कर्मवीर, है ना, और ये आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि श्री लाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी साहित्य में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ पर याद रखेगा कि यहाँ पर क्लास में आप कह सकते हैं हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य की कंप्लीट वीडियो आपकी पढ़ी है, हिंदी साहित्य कंप्लीट रूप से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आ रहा है श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास सम्मान मिला था। तो ये मिला था विश्रामपुर संत के लिए। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा विश्रामपुर का संत। ये क्या है, इनका उपन्यास है। कब मिला था, तो आपके 1999 में ये मिला था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए कि साहित्यकार को वर्ष 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो चलिए आग की हंसी के लिए किसे, तो आपको 19 को ऑप्शन सी हो जाएगा रामदरस मिश्र को। क्या, ऑप्शन सी हो जाएगा रामदरस मिश्र को आग की हंसी की काव्य संग्रह के लिए 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर देखो दिया गया है 2016 में, है ना। देखो आग की हंसी के लिए 2016 में, 2015 में यहाँ पर कह सकते हैं 2016 में यहाँ पर नासिर शर्मा आपके परिजात के लिए मिला था ना, और 2017 में रमेश कुंतल मेघ को मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। कह रहे जयद्रथ वध किसकी रचना है, जयद्रथ वध जो रचना है वो किसकी रचना है। चलिए जयद्रथ वध रचना है किसकी रचना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये आपको दिमाग में हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपके प्रैक्टिस सेट में हो चाहे एग्जाम में हो। चलिए 20 नंबर का ऑप्शन आ रहा है बी, आपके मैथिली शरणगुप्त, इसका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। चलिए बताइएगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के जो रचनाकार है वो आपके कौन है। यहाँ पर 21 का जवाब देना है और कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर आपका ए नंबर मैथिली शरणगुप्त। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, मैथिली शरणगुप्त आपका जवाब ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भारत भारती जो कि 1912-13 में लिखी गई मैथिली शरणगुप्त की एक क्या है, काव्य कृति है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि जूही की कली। हाँ एक क्वेश्चन और पढ़ लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की जो उपाधि दिया था किसने दिया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मैथिली शरणगुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दिया था किसने दिया था, तो आपके महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है जूही की कली कविता के जो कवि हैं वो आपके कौन हैं। जूही की कली कविता के जो कवि हैं वो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे। 22 नंबर का जवाब यहाँ पर आ चुका है और हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन ए आपका निराला, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और इनकी और भी कविताएं हैं जो एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं, जैसे कुकुरमुत्ता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है ना। राम की शक्ति पूजा आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है और सरोज स्मृति भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है हिंदी साहित्य का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था। ये सब आपको मिल जाएंगे हमारे हिंदी साहित्य के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सलाका पुरस्कार, दुनिया पुरस्कार, हिंदी के जो भी पुरस्कार हैं सब आपको मिलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 23 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा जवाब, डॉक्टर रामविलास शर्मा आपका जवाब हो जाएगा। और दिया कब गया था, तो 1986 में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ वो आपका कब हुआ था, बताइएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार का जो प्रारंभ हुआ वो आपके कब से हुआ। 24 का जवाब देना है, 24 नंबर में। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ गया है 24 में, यहाँ पर आपका 54 नंबर, है ना, मतलब कह सकते हैं क्या, यहाँ पर आपका ए नंबर 1954। अब देखिएगा यहाँ पर 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका प्रथम साहित्य पुरस्कार जो दिया गया था माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था 1955 में, और हिम तरंगड़ी के लिए यहाँ पर मिला था। किस लिए, हिम तरंगड़ी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। चलिए बताइएगा अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यहां पर आपका जवाब आ रहा है सी, कितनी नावों में कितनी बार, मतलब ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर आपका सी हो जाएगा। और इन्हें 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया आपके अज्ञे जी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कनुप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार इनमें से कौन हो जाएंगे 26 नंबर में। तो कनुप्रिया के रचनाकार आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, मतलब आपका जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती, मतलब धर्मवीर भारती हैं। इनको कनुप्रिया आपके रचनाकार हैं। याद रखिए इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे आपका क्या होता है आपका
कह रहा है इनकी रचनाएं, जैसे अंधा युग हो गया है ना, सूरज का सातवां घोड़ा हो गया है ना, ठंडा लोहा हो गया, ठीक है ना, सात गीत वर्ष और देशांतर, ठीक है। तो एक सूरज का सातवां घोड़ा भी इनकी रचना जो बहुत बार पूछी गई है। आगे बढ़कर देखते हैं दुनिया कैसी है, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम बताइए। चलिए अब 27 नंबर थोड़ा सा कठिन आपको हो सकता है, अब आपको कठिन नहीं लगना चाहिए, क्यों, यहां पर आपके सामने दिया गया है मधुशाला, और मधुशाला से ही क्या हुए थे, ये प्रसिद्ध हुए थे। तो कभी कभी तुक्का मारा करें, है ना, जैसे बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है, बोला जाता है कि आप बाहर जाइए, चाट बतासे टिक्की वगैरह मत खाइए, इससे पेट डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनको खा लेने से, स्वाद बदल जाने से आपके सेहत में पाचन क्रिया वगैरह थोड़ा सही हो जाती है कभी कभी, लेकिन डेली खाएंगे तो क्या होगा, जठर, है ना, समझ रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पर देखिए प्रकाशन वर्ष दिया मधुशाला, तो तुक्का मार भी लिया करें। यहाँ पर मधुशाला जो आपकी है ये सबसे पहले इनकी आई थी 1935 में, ठीक है ना। फिर इसके बाद मधुबाला आई 1936 में, मधुकलाश आई 1937 में, और निशा निमंत्रण आई थी 1938 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे, यहाँ देखो स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ पर लिखा है स्क्रीनशॉट, इसका ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आते हैं, तुलसीदास के रचनाकार कौन है। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ पर 28 का जवाब दीजिएगा। सही जवाब इसका क्या बन सकता है, तुलसीदास के रचनाकार इनमें से कौन से हैं, जवाब देना है। चलिए हम पिज्ज़ा बहुत खाते हैं, तो चलिए खाइए और मज़े करिए, चलिए खाते रहिए लेकिन पढ़ाई पर फोकस करते रहिए। हम नहीं खाते हैं भाई, किसी का कमेंट आया उसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। हम नहीं पिज्ज़ा खाते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, किसी का कमेंट आया था उसको पढ़ रहे हैं, जो आप लोग सोचो हम पिज्ज़ा खाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर बताइए, कह रहा है तुलसीदास की रचनाकार कौन है, तो 28 का ऑप्शन बन जाएगा डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इसका ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कुछ आपकी रचनाएं, जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, संध्या काकली, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, ठीक है, नयपत्ते, अर्चना, आराधना, गीत पुंज और आपके तुलसीदास। तो याद रखिए तुलसीदास आपको कंफ्यूज कर सकता था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी। क्लियर हो गया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, चलिए जल्दी से बखाइए, मतलब स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं, कह रहा आपसे निम्न में से कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, कौन सी दिनकर की रचना नहीं है, यहाँ पर 29 का जवाब देना है। तो चलिए 29 का ऑप्शन लॉक करते हैं। यहाँ पर उर्वशी है, कुरुक्षेत्र भी है, रसमृति है, लेकिन मृगनयनी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी नंबर, मृगनयनी, ये दिनकर की रचना नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है ना। वृंदालाल वर्मा की है, क्या, ये जो मृगनयनी है ये वृंदावनलाल वर्मा की एक औपन्यासिक कृति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है। क्या, हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह दिया गया है। तो चलिए 30 नंबर को लॉक करिएगा, और 30 का ऑप्शन बनेगा अज्ञे जी का है, किसका है, आपके अज्ञे जी का है। 30 का ऑप्शन आपका ए आपका जवाब राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया गया है, उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, यहाँ पर जवाब दीजिए, उर्वशी किसकी रचना है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 31 नंबर में 31 का ऑप्शन हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की, किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। इनकी रचनाओं में कुरुक्षेत्र, रसमृति, हारे को हरिनाम, ये इनकी प्रमुख आपकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, यामा किसकी रचना है, यामा किसकी रचना है। चलिए जवाब दीजिए, यामा किसकी रचना है। तो आप सभी को पता होगा यामा है किसके, महादेवी वर्मा की। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। यामा देख सकते हैं, एक पॉइंट पूछा जाता है कि यामा के लिए इनको एक पुरस्कार मिला था जो कि 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइएगा कि महादेवी वर्मा को यामा जो मिला था, यामा के लिए कौन सा पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब, तो 1982 में मिला था, याद रखिएगा। निहार, रश्मि, नीरजा और संदिग्ध इनकी कविताओं का संग्रह है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से सही जोड़ा आपको चुनना है। यहाँ पर सही जोड़ा कौन सा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद दिया है यामा, महादेवी वर्मा ययाति दिया है, नासिरा शर्मा दिया है त्रिया हट, और सुमित्रानंद पंत दिया है चिदम्बरा। मतलब आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। यहाँ पर जो चिदम्बरा है ये आपके सुमित्रानंद पंत का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, उर्वशी, रेणुका, रसमृति और आपका स्वर्णधूलि। चलिए 34 का जवाब दीजिए, 34 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो 34 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा आपका, यहाँ पर रामधारी की रचना नहीं है, कौन, तो ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर डी। देखो जो आपका दिया है स्वर्णधूलि, क्या 34 का ऑप्शन जो बना है यहाँ पर आपका डी स्वर्णधूलि, ये सुमित्रानंद की रचना है, किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है।
चांद का मुंह टेढ़ा है ये किस कवि का काव्य संग्रह है? तो चलिए 35 को ऑप्शन लॉक करना है। 35 को ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है मुक्ति बोध, गजानन माधव मुक्ति बोध। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा बी। ये आपके गजानन माधव मुक्ति बोध का काव्य संग्रह है। इनकी कुछ रचनाएं जैसे अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस और आपका भूल गलती, ये इनकी आपकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? इनमें से बताइए किसे पद्मश्री दिया गया है, किसे पद्मश्री दिया गया है, यहाँ पर बताइएगा। तो पद्मश्री प्राप्त करने वाली ये कथाकार है, क्या कथाकार है? महादेव वर्मा। ऑप्शन बनेगा बी, महादेव वर्मा इसका राइट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चलिए बताइएगा, कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत को किस साहित्य पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया 37 नंबर में? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है यहाँ पर ए नंबर, लेकिन कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। तो इसका राइट आंसर बनेगा डी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंदन पंत को दिया गया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, देखो इन्हें प्रगति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अगला है शेखर ए जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक क्या है? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो, है ना। चलिए बताइएगा यहाँ पर 38 नंबर का जवाब सही क्या हो जाएगा? तो 38 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब बन जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर अज्ञेय हो जाएगा। क्या अज्ञेय हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। और क्वेश्चन आपसे ला दिया गया है कि होरी किस उपन्यास का पात्र है? होरी किस उपन्यास का पात्र है, आपसे पूछा गया है। चलिए भाई होली खेल लेते हैं। यहाँ पर होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो ये है आपके गोदान का। किसका है? गोदान का है, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है आपका गोदान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इनमें से कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 40 का जवाब देना है। 40 का जवाब इनमें से सही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। निम्न में से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है? ये क्वेश्चन आपके पीटी एग्जाम में भी आपको हर एक जगह पूछा जा रहा है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर आपका ए नंबर कह रहे हैं आपका उर्वशी। तो बिल्कुल जवाब सही है। यहाँ पर याद रखिए उर्वशी ये आपकी महादेवी वर्मा की नहीं है, तो है किसकी? ये जवाब दीजिए। चलिए जवाब दीजिए जल्दी से कि ये आपकी है किसकी? यहाँ पर उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही युग्म आपको चुनना है। इनमें से कौन सा युग्म आपका सही है? चलिए यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत दिया है चिदम्बरा, महादेवी वर्मा ययाति, जयशंकर प्रसाद यामा और रामधारी सिंह दिनकर आपके आंसू। तो भाई यहाँ पर आपको सही जवाब कौन सा बनेगा? तो चलिए ऑप्शन आपका आ रहा है यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए कह रहे हैं बफरिंग हो रही है भाई, काफी लोग कह रहे हैं बफरिंग हो रही है। क्या सभी की बफरिंग हो रही है? चलिए अगर बफरिंग सभी की हो रही है तो एक बार बता दीजिए, हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत वाला जो आपका चिदम्बरा है बिल्कुल सही है। याद रखिएगा ये सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब? तो आपके 1961 में। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पर याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है? कौन सा प्रबंध काव्य आपसे पूछा गया है? यहाँ पर प्रबंध काव्य कौन सा हो जाएगा? ये आपका है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? चलिए सरस्वती पत्रिका का संपादन जो किया किसने किया था? चलिए 4 का ऑप्शन देना है और 4 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है। देखो रिवीजन ही आपका हो रहा है अच्छे से, ठीक है ना। ये रिवीजन ही आपका हो रहा है। यहाँ पर महाविप्रसाद द्विवेदी के है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सी मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है? मैथिली शरणगुप्त की रचना नहीं है आपसे पूछा गया है। तो चलिए 5 का जवाब देना है। यहाँ पर देखिएगा कह रहा आपसे यहाँ पर मेघनाथ वध ये मैथिली शरणगुप्त की है, अर्जन विसर्जन ये भी आपकी है, यहाँ पर प्रदक्षिणा भी है, लेकिन कादम्बरी इनकी नहीं है। कादम्बरी किसकी है? तो आपके बाण भट्ट की है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? नामवर सिंह का आपने हिंदी साहित्य में नाम सुना होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये क्या करते हैं? यहाँ पर 6 का ऑप्शन बनेगा घ, अर्थात ये आलोचना के लिए प्रसिद्ध है। ये अधिकांश से क्या लिखते हैं? आलोचना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंपू किसे कहा जाता है? चलिए चंपू किसे कहते हैं? यहाँ पर 7 का जवाब देना है। चंपू किसे कहा जाता है? चलिए 7 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, सही क्या हो जाएगा? तो आपकी गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को कहते हैं। क्या? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। जो आपकी कह सकते हैं रचना होती है गद्य और पद्य में होती है उसे हम लोग चंपू कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से एक व्यंग्य लेखक हैं? ये क्वेश्चन आपने हमेशा पढ़ा होगा, व्यंग, है ना। बताइएगा कि कौन से आपके यहाँ पर लेखक है जो व्यंग आपके हैं।
चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन आ रहा है हरिशंकर, बिल्कुल जवाब सही है, बिल्कुल जवाब सही है, डी हो जाएगा, हरिशंकर परसाई है, ये व्यंग आपके लेखक हैं। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका घ हो जाएगा अर्थात डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प का आपको चुनना है, अर्थात आपका बंटी जो रचना है ना, इसमें किसके बारे में आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, तालाक से जुड़ी हुई बाल समस्या, क्या तालाक से जुड़ी हुई बाल समस्या है जो कि आपका बंटी ये प्रधान आपकी समस्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया है। चलिए बताइएगा, कवि नागार्जुन ने अन्य किस नाम से साहित्य सृजन किया है, अर्थात साहित्य का जो सृजन किया है ना, वो कवि नागार्जुन ने किस नाम से किया है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा यात्री, क्या यात्री इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा, ए नंबर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, कलाधर उपनाम से जो कविता लिखते थे वो आपके कौन थे। चलिए 11 का ऑप्शन देना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ पर 11 का ऑप्शन जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका सी दे रहे हैं, कुछ लोग जवाब यहाँ पर बी दे रहे हैं, सबके अलग अलग आपके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, है ना। तो चलिए भाई और प्रयास करिए, सही क्या हो जाएगा, कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। चलिए जयशंकर प्रसाद, इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा वो आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। जो आपके जयशंकर प्रसाद हैं वो कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे, राइट आंसर जो बनेगा वो आपका यहाँ पर सी होगा, अर्थात यहाँ पर जयशंकर प्रसाद थे। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अवधी भाषा के प्रमुख कवि आपके कौन है, अवधी भाषा के प्रमुख कवि इनमें से कौन हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर में, तो 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवधी के ये आपके हैं तुलसीदास, क्या हो जाएगा, तुलसीदास। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ग हो जाएगा, तुलसीदास अवधी भाषा के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, जो कि इसको हमने कई बार आपको बताया भी है, तोड़ती पत्थर कैसी कविता है। तोड़ती पत्थर ये कविता जो आपकी है कैसी कविता है, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 13 नंबर में, ऑप्शन बनेगा यथार्थवादी है, क्या है यथार्थवादी, अर्थात इसे हम लोग एक शब्द और बोलते हैं अंतर विरोध, क्या अथार्थवाद, यथार्थवादी या अंतर विरोध आपकी कविता है। ठीक है ना, यहाँ पर एक नायिका मजदूर औरत के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ग हो जाएगा, ये निराला की कविता है। ठीक है, तोड़ती पत्थर किसकी है, तो आपकी निराला की है, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। चलिए 14 का जवाब देना है कि कौन सी पुस्तक है जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। चलिए 14 में ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बनेगा डी, या कौन सा हो जाएगा, चलिए हिंदी साहित्य का, बिल्कुल सही है, जिसका भी जवाब आ रहा है सी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रामचंद्र शुक्ल की द्वारा लिखित आपकी कविता है ना, ये पुस्तक आपकी है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, हिंदी साहित्य का इतिहास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक पर प्राप्त हुआ था। तो चलिए बताना है, फटाफट जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 15 नंबर में ऑप्शन बन गया है, यहाँ पर आपके उर्वशी के लिए, किसके लिए, तो आपके उर्वशी के लिए, उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, है ना। वहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये संस्कृत के 4 अध्याय के लिए मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, और उर्वशी के लिए मिला था इन्हें या तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो दोनों पॉइंट को याद करिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है। श्रद्धा किस कृति की नायिका है, यहाँ पर आपको जवाब देना है 16 नंबर में। तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर कामायनी, याद रखिए जयशंकर प्रसाद की कामायनी का एक सर्ग है श्रद्धा और उसी की नायिका है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर मतलब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चलिए वही 16 नंबर रिपीट है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर, क्या भूलूं क्या याद करूं, कामनीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में लिखी गई आत्मकथा के लेखक आपके कौन हैं। तो आपको एक पॉइंट से पता चल गया, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए नंबर। कुल मिला के क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और प्रवासी की डायरी के नाम से 4 खंडों में आत्मकथा लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो चलिए जवाब देना है 18 नंबर में, और आपका जवाब क्या बनेगा, 18 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। याद रखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा ग नंबर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे नाट्य शास्त्रों द्वारा अमान्य रस कौन सा है, अर्थात नाट्य शास्त्र जो होते हैं नाटक, है ना, तो नाटक में बताइएगा कि कौन सा रस अमान्य है, अर्थात कौन सा रस नहीं होता है। हमने आपको बताया था कि जो आपका शांत रस होता है इसको नाटक में नहीं रखते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, खा अर्थात आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि कामायनी के अंतिम सर्ग का शीर्षक कौन सा है।
कामायनी के अंतिम सर्ग का जो शीर्षक है वो आपका कौन सा है? चलिए यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा 20 नंबर में? 20 को ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका आनंद, अर्थात कामायनी का अंतिम सर्ग जो आपका है वो आपका आनंद है। ऑप्शन बनेगा कौन सा? गा, इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना, 15 सर्गों में विभाजित किया गया है जिसमें से आनंद लास्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, देखो ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है ना, दिया गया है रामचरितमानस में सुंदर कांड के पहले और बाद में आने वाले कांडों में से कौन सा क्रम संयोजन सही है? मतलब इतना घुमाया गया, इसमें से इतना घुमाया गया है, कह रहा आपसे सुंदर कांड के पहले और बाद में आने वाले कांडों में से कौन क्रम से संयोजन करना है। तो चलिए सुंदर कांड के पहले कौन आता है? सुंदर कांड के पहले कौन आएगा? तो देखो किष्किंधा कांड आता है उसके पहले, है ना, और फिर इसके बाद लंका कांड आता है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर ग नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को घुमा फिरा दिया गया था तो आपको याद रखना है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? आप सभी लोग जानते होंगे मिथिलेश कुमारी जो कहते हैं किन्हें कहते हैं। चलिए 22 का जवाब देना है। 22 नंबर में ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपको पता है सीता जी को मिथिलेश कुमारी कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रीत काल के कवि नहीं है। रीत काल के कवि नहीं है कौन? तो देखो यहाँ पर आपका है नाथूराम शंकर शर्मा, वृंद, गुरु गोविंद सिंह, बख्शी, हंसराज। इनमें से 3 जो आपके हैं ये रीतकालीन हैं, लेकिन यहाँ पर जो नाथूराम शंकर वर्मा है ना, ये कह सकते हैं कि द्विवेदी युग के हैं। कैसे हैं ये? द्विवेदी युग के हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ए नंबर हो जाएगा, ये रीत काल के नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है संत काव्य और सूफी काव्य में असमान तत्व इनमें से कौन सा है? मतलब संत काव्य जो होते हैं और सूफी काव्य में इनमें से जो असमानता होती है वो किसकी होती है? कौन सा तत्व होता है जो दोनों को अलग करता है अर्थात असमान बना देता है? यहाँ पर याद रखिए प्रबंध शैली। क्या? प्रबंध शैली, ये इसमें से असमान तत्व है। वहीं पर सामंत विरोध, मानवीय समता, ये जो आपके हैं ये कॉमन होते हैं, लेकिन ये असमान होता है इनमें से प्रबंध शैली। अगला क्वेश्चन दिया है यार आपसे यहाँ पर फणीश्वरनाथ रेणु से संबंध सही प्रदेश का नाम बताइएगा। मतलब आपसे पूछा है फणीश्वरनाथ रेणु, ये जो आपके हैं कहाँ से हैं? तो आपके बिहार से हैं। कहाँ से हैं? तो आपके बिहार से हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर हो जाएगा, फणीश्वरनाथ बिहार से आपके हो जाएंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था? 26 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका भारतीय युग में। कब? भारतीय युग में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा ए नंबर, आपके भारतीय युग में हुआ, सॉरी यहाँ पर गा हो जाएगा अर्थात सी हो जाएगा भारतीय युग में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर इंदिरापति किसे कहा जाता है? इंदिरापति किसे कहते हैं? 27 को ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा विष्णु को। याद रखिए इंदिरापति किसे कहते हैं? तो आपके विष्णु को कहते हैं। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, जो कि यहाँ पर अगला क्वेश्चन के काफी लोगों के जवाब भी आ चुके हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखी हैं? बताइएगा कि अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में लिखने वाले जो कवि हैं आपके कौन से हैं? काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका सूरदास। चलिए 28 का ऑप्शन यहाँ पर लॉक करना है, सूरदास, ये आपका जवाब बिल्कुल से राइट है, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़कर देखते हैं, क्वेश्चन दिया है सितारे हिंद किस लेखक का उपनाम है? चलिए बताइए सितारे हिंद किसे कहा जाता है? कौन से लेखक को कहा जाता है? तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पर आपका 29 का जवाब क्या बनेगा? 29 का ऑप्शन हो जाएगा क्या? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर आपका खा हो जाएगा। क्या? खा यहाँ पर जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है अमृता प्रीतम, है ना, क्या दिया है? अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? चलिए बताइएगा अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? 30 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका कौन? तो आपका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर गा, पंजाबी की हैं। याद रखिए अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार हैं? तो 30 का ऑप्शन गा हो जाएगा, ये पंजाबी से हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है आपका 31 नंबर में खा आ रहा है आपका प्री प्रवास, है ना। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर आपका खा हो जाएगा, प्री प्रवास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हिंदी कविता के छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। हिंदी कविता को क्या? हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले ये आपके कौन थे? नाम है 32 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। याद रखिए इन्होंने हिंदी कविता को जो छंदों की परिधि से इससे मुक्त कराने वाले कौन थे? यहाँ पर आपका घ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से अगला पूछा गया है, कह रहे साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरणगुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है? IMP क्वेश्चन आपका है, याद करिएगा। याद रखिए साकेत के लिए कौन सा यहाँ पर पुरस्कार दिया गया, पारितोषिक दिया गया?
तो आपका यहाँ पर 33 नंबर में ऑप्शन बनेगा यहाँ पर मंगला प्रसाद। क्या मंगला प्रसाद दिया गया था, याद रखिए ज्ञानपीठ नहीं है, ये मंगला प्रसाद है। हमने आपको यहाँ पर कह सकते हैं कई एग्जामों में आपको पढ़वाया भी है ना। चलिए यहाँ पर आपका जो जेल वार्डन हुआ था यहाँ पर भी ये क्वेश्चन आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है हिंदी पत्रिका कादम्बरी के जो संपादक है आपके कौन है, कादम्बरी के जो संस्थापक है वो आपके कौन है, 34 नंबर में। तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, चलिए जल्दी जवाब देना है, राजेंद्र अवस्थी। चलिए राजेंद्र अवस्थी दे रहे हैं सभी लोग। हिंदी का पत्रिका कादम्बरी के संस्थापक कौन है? चलिए कादम्बरी की बात किया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स है ना, ये समूह की एक कह सकते हैं पत्रिका है, नई दिल्ली से प्रकाशित होती थी है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, ए नंबर राजेंद्र अवस्थी, इसका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी रचना निराला जी की नहीं है, निराला जी की नहीं है आपसे पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर लॉक करना है, अनामिका, नए पत्ते, आराधना और आपका वीरांगना। तो चलिए देखो अनामिका इन्हीं की है, निराला की, नए पत्ते भी इन्हीं की है, आराधना भी इन्हीं की है, लेकिन वीरांगना इनकी नहीं है। तो यहाँ पर 35 का ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर। ये आपके हैं राम नरेश त्रिपाठी की है, किसकी है, ये राम नरेश त्रिपाठी की है, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है साहित्य अकादमी पुरस्कार 36 नंबर में। 36 का ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पर ख नंबर। ये नामवर सिंह को, याद रखिएगा कि नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चलिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ आला खंड के नाम से भी लोकप्रिय है, बताइएगा ऐसे कौन सा रासो ग्रंथ है जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। 37 नंबर में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा। चलिए 37 नंबर में ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर परमाल रासो, याद रखिए परमाल रासो को हम लोग आला खंड के नाम से भी जानते हैं, खा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चलिए वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि आपके कौन है 38 नंबर में। चलिए 38 नंबर का ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर चंद बरदाई, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन आपका, बिल्कुल इजी है। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं आपके चंद बरदाई। क्लियर है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित था। तो चलिए जवाब दीजिएगा, जिस कृति पर कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। चलिए 39 का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है। 39 में हम लॉक कर देते हैं, यहाँ पर आपका मैथिली हो जाएगा। क्या मैथिली हो जाएगा। याद रखिए इनकी रचना थी पत्रहीन नग्न गाछ। क्या थी, पत्रहीन नग्न गांच है ना। इसके लिए आपको साहित्य अकादमी मिला था, मैथिली भाषा के लिए मिला था। अगर आपसे पूछे कि आपके नागार्जुन का पूरा नाम क्या है तो वैद्यनाथ मिश्र, याद रखिए नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र भी है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करना है यहाँ पर निर्मला, अर्थात जो निर्मला आपका है ये आपका है क्या 40 नंबर में। तो देखिए 40 नंबर में यहाँ पर ये क्या है, एक उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास हो जाएगा 4 नंबर। चीता के फूल क्या है, ये एक कहानी है। चीता के फूल क्या है, कहानी है। वरदान क्या है, तो वरदान क्या हो जाएगा, एक निबंध आपका है, इसका 3 हो जाएगा। और भारत दुर्दशा एक नाटक है तो इसका 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर 4-2 क्या है, 4-2-3-1, 4-2-3-1 ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ नंबर इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है, यहाँ पर सही क्या बनेगा। तो ये है आपके किसकी, तो आपके आदिकाल की है। याद रखिए पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ये कैसी है, आदिकाल की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइएगा। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास कौन सा है। चलिए 42 नंबर में यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है कौन सा, मंगलसूत्र। याद रखिए मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है प्रेमचंद का बचपन का नाम, या कह सकते हैं जो इनका और नाम था धनपत राय। क्या धनपत राय के नाम से इन्हें जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। इनके जो बेटा थे उन्होंने इसको पूरा किया था। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होरी किस उपन्यास का पात्र है। और 43 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ऑप्शन घ, ये गोदान का। याद रखिए गोदान उपन्यास का पात्र है आपका होरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है। 44 का जवाब देना है और आपका जवाब क्या हो जाएगा। 44 नंबर में ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं आपके, ये हैं आपके विश्वनाथ मिश्र। कौन है, तो विश्वनाथ मिश्र हैं जिन्होंने रीत काल को श्रृंगार काल की उपमा दिया है। 44 का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर घ नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि रस निधि किस कवि का उपनाम है। रस निधि किस कवि का उपनाम है। चलिए 45 में जवाब दीजिएगा, ये है आपके कौन, तो आपके पृथ्वी सिंह। याद रखिए पृथ्वी सिंह को रस निधि के उपनाम से जाना जाता है, ऑप्शन ग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे यहाँ पर लेखन में वाग्वैदाग्ध का क्या आशय होता है।
वाग्वैध, ये आपका जो दिया है इसका आशय क्या होगा। यहाँ पर 46 का ऑप्शन राइट बनेगा घ, अर्थात कि अभिव्यक्ति की प्रभाव उत्पादकता, अर्थात ऑप्शन बनेगा यहाँ पर घ नंबर हो जाएगा। इसके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं, कौन छायावादी कवि हैं। 47 में आंसर को लॉक करना है, छायावादी कवि कौन हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, यूपीएससी का बेहतरीन क्वेश्चन आपका है। और यहाँ पर जवाब आ रहा है आपका सी नंबर, आपके सुमित्रा नंदन पंत। कौन? सुमित्रा नंदन पंत ये छायावादी कवि हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है क्योंकि इन्होंने प्रकृति के बारे में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह आपसे कि कवि नरेंद्र शर्मा जी ने अपने काव्य विकास को किन दो पक्षों में विभाजित किया है। मतलब जो आपके नरेंद्र हैं, कौन? कवि नरेंद्र शर्मा है, इन्होंने अपने काव्य को है ना दो पक्षों में विभाजित किया है। ये आपके दो पक्ष कौन से हैं? यहाँ पर 48 को ऑप्शन बनेगा खा, अर्थात कृष्ण पक्ष और आपके शुक्ल पक्ष में। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा खा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है, जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है यहाँ पर 49 नंबर में। तो देखिएगा कंकाल भी इन्हीं की है, इंद्रजाल भी है, तितली है, लेकिन गुनाहों का देवता है ना, गुनाहों का देवता इनकी नहीं है। तो है किसकी? ये है किसकी? तो आपके धर्मवीर भारती की है। किसकी? धर्मवीर भारती की है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है। प्रयोगवादी कवि के रूप में कौन से प्रसिद्ध है प्रयोगवादी? यहाँ पर याद रखिए जो नागार्जुन है, कौन? नागार्जुन जो है ये प्रयोगवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर ग नंबर, अर्थात 80 नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम, जो कि हमने आपको बताया भी है और काफी लोगों के जवाब भी 51 नंबर में यहाँ पर आ रहे हैं। और आपका जवाब क्या बनेगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका घ, अर्थात तो ये है आपके गरसा दा तासी, है ना, गरसा दा तासी। ये है आपके हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम लेखक आपके हैं। ऑप्शन बन जाएगा आपका घ नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, ये पंक्ति किस काव्य की है। ये जो पंक्ति है किस काव्य की है? तो 52 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गा, अर्थात ये आपके यशोधरा से है। कहाँ से है ये पंक्ति? किस काव्य की है? यशोधरा की है। ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका गा, अर्थात आपका सी। और अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से माना जाता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है। 53 का जवाब देना है और 53 का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।